कल इसका इंट्रोडक्शन हो गया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 में क्या कहा गया, पहला क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन को फाइंड करना है। ग्राफ के मेथड, कल ग्राफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, आज उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना करके समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.1, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz if the number of girls is more than the number of boys। मतलब लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। ठीक है, किसी एक मैथमेटिक्स क्यूज में 10 बच्चे क्लास 10 के पार्टिसिपेंट किए, 10 बच्चे पार्टिसिपेंट किए। इसमें कहा जा रहा है कि लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। लड़का और लड़की दोनों की संख्या का जोड़ कितना है? 10, क्योंकि टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। ये जो पार्टिसिपेंट किए हैं मैथमेटिक्स क्यूज में, टोटल जो बच्चों का जो स्ट्रेंथ है, जो पार्टिसिपेंट किए हैं, वो 10 है। और सेकंड में बोला जा रहा है कि लड़की की संख्या लड़के की संख्या से 4 ज्यादा है, 4 more than the number of boys। Find the number of boys and the number of girls who took part in the quiz। इसमें निकालना है ग्राफिकली, ग्राफ के हेल्प से बॉयज की संख्या और गर्ल्स की संख्या निकालना। हम क्वेश्चन का लास्ट सेंटेंस को पढ़ेंगे। क्वेश्चन के लास्ट सेंटेंस में लिखा हुआ फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। क्वेश्चन नंबर 1, let the number of boys be x। माना कि लड़कों की संख्या कितना है? एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या कितना है? उसको y मान लीजिए। क्यों x और y मान रहे हैं? इसलिए क्योंकि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, ठीक है, x y की जगह पर यहाँ पे वेरिएबल चाहे कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 2 ही वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, दोनों हम सब्स्टिट्यूट कर लिए। सपोज कर लिया कि माना कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल लड़का और लड़की मिला के टोटल कितने पार्टिसिपेंट है? 10। तो 10 है। लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का सम कितना होगा? 10। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 10। तो लड़का की संख्या लड़की की संख्या दोनों मिलाकर 10 हो गया। क्लियर? अब ये मेरा इक्वेशन 1 आ गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। लड़की की संख्या क्या है? y। लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा, इससे 4 ज्यादा। अगर लड़का 3 है तो लड़की कितनी हो जाएगी? 7। समझ गए? क्लियर? इक्वेशन नंबर 2। अब कल के वीडियो में, कल के क्लास में आपको बताए हैं लास्ट में कि अगर 2 इक्वेशन दिया हुआ है तो हम लोग x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको देख लीजिए। इस तरफ का इसमें छोड़ दे रहे हैं, इसमें हम लोग ग्राफ बना लेंगे।
तो यहां देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, क्लियर। तो यहां से y इज इक्वल टू 10 माइनस x। अब हम यहां बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, बॉक्स बना दिए। अब अपने में यहां पर x हो गया या y हो गया। अब x का वैल्यू कुछ भी, आप यू आर फ्री, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है, x की वैल्यू चूज करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो आपको जो मर्जी होगा आप चूज कर लीजिएगा, 2 3 4 5, मतलब छोटे ही नंबर है ना। टोटल 10 ही स्टूडेंट है, तो 10 के अंदर ही में 10 ही स्टूडेंट है, लड़की और लड़का दोनों इसमें है। तो मान लीजिए कि हमने थोड़ा देर के लिए मान लिया कि x की वैल्यू 5 चूज किया, माना कि 5 लड़के होंगे, 5 लड़के। तो लिखिए इफ x इज इक्वल टू 4, देन तब, देन y इज इक्वल, अब इसकी x की वैल्यू अगर 5 रख, 5 है ना, x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 10 माइनस 5 कितना है, y की वैल्यू 5 आ गया। जब 5 रखेंगे तो 5 आ गया, क्लियर। अगेन दोबारा, अब x को कुछ अलग हट के रखा, इफ x इज इक्वल टू, मान लीजिए कि 4 रखे, x को क्या रखा 4, x इज इक्वल टू 4, देन तब y इज इक्वल टू 10 माइनस 4, y कब, y इज इक्वल टू 10 माइनस x की जगह 4 कर दिया, 10 में से 4 हो जाएगा 6। जब हमने 4 रखे तो यहां पर 6 आया, क्लियर। ये हमारा इक्वेशन 1 का 2 सॉल्यूशन निकाल दिया, ठीक है। अब इक्वेशन 2 का निकालेंगे, स्पेस नहीं है यहां पर निकाल दे रहे हैं। अब इक्वेशन 2 में देखेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 y इज इक्वल टू x प्लस 4, यहां एक बॉक्स बनाएंगे, x यहां y हो जाएगा। अब x की वैल्यू कुछ मान लीजिए, सपोज मान लिया कि माना कि 2 लड़के हैं, इफ x इज इक्वल टू 2, देन तब जब x मैंने 2 रखा तो y कितना आएगा, y इज इक्वल टू, यहां क्या रखेंगे, x कितना मेरा 2, 2 प्लस 4 कितना हो गया 6। जब x मैंने 2 रखा तो y कितना आया 6। अगेन फिर से इसी की क्वेश्चन, अब x का कुछ और रखें, क्या रखा जाए, सपोज x 3 रखा, इफ x इज इक्वल टू 3, देन तब y इज इक्वल टू, x की जगह पर 3 रख लो, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। जब हमने x को 3 रखा तो y की वैल्यू कितना है 7। ये मैंने 2 इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल दिया, दो। अब फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन को देखेंगे और ग्राफ बनाएंगे, क्लियर। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर एक ग्राफ बना ले रहे हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, क्लियर। अब ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, यहां पर हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये जाएगा +1 2 3 4 5 6, और भी बचा हुआ वैल्यू उसको 7 कर दो, 7, क्लियर, 7, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए अब इसमें यही चीज हम लोग नेगेटिव भी लिख देंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -4 -5 -3 -2 -1 -1 -2 -3 -4, ये हमारा ओरिजिन है, तो ये हो गया 0। ठीक है, यहाँ पर x 0 और y 0। अब देख लीजिए फर्स्ट बॉक्स में, देखिए टेबल नंबर 1, ये टेबल 1 इक्वेशन 1 का टेबल है, ये टेबल इक्वेशन 2 का है, इक्वेशन 2 का टेबल है। ठीक है, इक्वेशन 1 के टेबल में x मेरा 5 y मेरा 5, तो x की तरफ 5 y की तरफ 5, x की तरफ 5 y की तरफ 5, ये पॉइंट हो गया, x 5 y 5। सेकंड पॉइंट x 4 y 6, x मेरा 4 है, y मेरा 6 है, x हो गया ये 4। सेकंड पॉइंट, इसको ब्लैक पॉइंट से कर लेंगे, नहीं रहने दीजिए, दूसरे इक्वेशन को ब्लैक पॉइंट से कर लेंगे। सेकंड पॉइंट हो गया x 4 y 6, तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगा। ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन में विद द हेल्प ऑफ स्केल, आप स्केल के हेल्प से एक ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 का ग्राफ बन गया, कोई दिक्कत। अब इक्वेशन 2 के ग्राफ को ब्लैक कलर के मार्कर से लिख लेते हैं। तो y = x + 4 इक्वेशन 2 है, इसका टेबल है, टेबल नंबर 2, x 2 y 6, x मेरा 2 y मेरा 6, x 2 y 6, x मेरा कितना हो गया, तो यहां पर x 2 हो गया, y 6 हो गया। एक दूसरे में क्या है, x 3 y 7, x 3 y 7, मतलब यहां पर x 3 y 7, तो दूसरा पॉइंट x 3 y 7। अब ये दोनों पॉइंट को मिला करके ऐसे ग्राफ खींच लिया गया, ये दोनों पॉइंट को मिलाकर इस तरह से ग्राफ खींच लिया गया। ठीक है, अब देख लीजिए, ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ग्राफ ब्लैक वाला, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ब्लू है, दोनों एक दूसरे को किस कोण पर काटा, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट का नाम क्या है, वो पॉइंट का नाम है, x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 7, y की वैल्यू 7, तो यही इसका सॉल्यूशन होगा। दो ग्राफ जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, दो इक्वेशन के ग्राफ जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वही पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही उसका सॉल्यूशन होगा। वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए वो x वैल्यू वहां पे 3 है, देखो 3 है, y की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पर y 7 है, x = 3 y = 7। अब चलो इस 3, ये x को क्या माना था मैंने, द नंबर ऑफ बॉयज x, तो कितने लड़के हो गए, पार्टिसिपेंट जो कहे हैं मैथ के क्यूज में, पार्टिसिपेंट जो किए हैं लड़कों की संख्या कितना हुई, 3। अच्छा, y = 7, लड़कियों की संख्या कितनी हुई, 7। अब देख लीजिए कि इक्वेशन 1 को हम सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं, क्या ये सेटिस्फाइड होगा। x मेरा कितना 3, y मेरा 7, तो 3 + 7 = 10 आ गया ना, तो ये सेटिस्फाइड हो गया इक्वेशन 1। दूसरा, लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, ये लड़का 3 है, लड़की 7 है, लड़की 7 है, लड़का 3 है, तो लड़की की संख्या लड़के की संख्या से 4 ज्यादा क्या है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हाँ, इसकी दोनों बातों को ये सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब कि हमारे द्वारा बनाया गया ग्राफ का आंसर सही आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया, नीचे लिख दीजिए, हेंस द नंबर ऑफ गर्ल्स इज
7 and the number of boys is 3. एनी प्रॉब्लम नहीं, आप लिख लीजिए हेंस द नंबर ऑफ बॉयज इन मैथ क्यूज each 3 and the number of girls and the number of girls equal to 7. Any problem? क्लियर है? यहां तक में क्लियर है? किसी को डाउट नहीं ना? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 में, उसे देख लीजिए। इन क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 A2 B1 B2 C1 C2, मतलब उसका रेशियो को कंपेयर जब करिएगा तो कंपेयर करने के पर कहा जा रहा है कि उसका ग्राफ किस तरह का होगा, लीनियर होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ होगा, और या फिर पैरेलल होगा, या फिर कोइंसिडेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कंपेयर करना, सुनिए। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 A2 B1 B2 C1 C2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस इंटरसेक्टिंग द following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident. क्या वो किसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या एक दूसरे से पैरेलल है उनका ग्राफ, क्या कोइंसिडेंट है। तीनों कंडीशन कल बताए हैं, कल के क्लास में तीनों कंडीशन के एक्सप्लेन किया हुआ है, आप कल का क्लास रिकॉर्डर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसका इक्वेशन है 5x - 4y + 8। 5x - 4y + 8 = 0, ये इक्वेशन है मेरा 1 है। इक्वेशन 2, 7x + 6y 7x + 6y - 9 = 0। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को हमने बताया है कि A1x B1y + C1 = 0, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, राइट साइड में 0 रहेगा। तो क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज किया हुआ? तो जी हाँ, बिल्कुल अरेंज किया हुआ। A1x + B1y + C1 = 0 है ना। तो लिखेंगे द गिवन इक्वेशंस, the given equations are in the form of A1x plus B1y plus C1 = 0 and A2x plus B2y plus C2 = 0, where जहां A1 = A1 कितना बाबू, A1 कितना है 5, B1 कितना है -4, C1 कितना है +8, A2 कितना है 7, B2 कितना है 6, C2 कितना है -9। ये आप लिख लीजिएगा स्टेटमेंट के तौर पे। जब A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू मैंने लिख दिया, ये स्टेटमेंट आप कॉपी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिए, सिंपल स्टेटमेंट है, यूज कीजिएगा इसको। अब हम A1 A2 निकालते हैं। A1/A2, A1/A2 कितना है काम, A1 मेरा 5 है, A2 मेरा 7 है, A1 A2 निकला 5/7। अब B1 B2 कितना निकलेगा, B1 मेरा -4 है, अब B2 मेरा 6 है, -4/6। C1 C2 कितना निकलेगा,
C1 C2, C1 है 8, C2 है 9, क्लियर, -9। चलिए तो देख लीजिए, इसे कुछ ऑब्जर्व कीजिए, क्या ये A1 A2 B1 B2 के बराबर है? A1 A2 है मेरा कितना 5/7, B1 B2 -4/6, क्या ये दोनों नंबर बराबर है? तो बराबर नहीं होगा। यहीं पर देख लीजिए कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर हो ही नहीं सकता है, क्लियर। तो कह देंगे हेयर, यहां A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, ये बराबर नहीं हुआ। इस कंडीशन में मैंने क्या बताया था कल, इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ, पैरेलल लाइन ग्राफ या कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग लिखेंगे, यहीं से लिखेंगे, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, क्लियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन लिखें, हेंस द ग्राफ of given pair of equation intersect at a point, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, क्लियर। एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 2 में इसी की जैसे टोटल 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में जिसमें एक क्वेश्चन बता दिए हैं, एक क्वेश्चन बता दिया गया है, बाकी 2 क्वेश्चन को इसी आधार पे बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1 B2 C1 C2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect, ये कह रहा है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ, जैसे ये ग्राफ को बनाइए, ये क्वेश्चन को बनाएं, इसी तरह से उसमें भी देख लेंगे। कंसिस्टेंट कब होता है? कंसिस्टेंट होता है जब उसके सॉल्यूशन निकल जाते हैं, उसके सॉल्यूशन होते हैं, चाहे उसके यूनिक सॉल्यूशन हो या उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, दोनों ही कंडीशन में उसको कंसिस्टेंट कहेंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो भी कंसिस्टेंट कहेंगे, और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो भी कंसिस्टेंट कहेंगे। इनकंसिस्टेंट कब कहेंगे? जब पैरेलल होगा, जब एक ही सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो इसी तरह से हम उस क्वेश्चन में भी बनाएंगे। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देख लीजिए, इक्वेशन 5x माइनस इक्वेशन 3x प्लस 2y, मिस्टर सैफ रजा खान, व्हाट आर यू डूइंग? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, क्लियर। ड्राइंग बना रहे हैं आप, देखिए ना, अभी ड्राइंग बनाना मैथ है। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल, इसमें भी हमें देख लेना A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो राइट साइड में जो 5 है ना, इसे लेफ्ट साइड में ले जाइए, राइट साइड में 0 कर लीजिए, इसको एक बार अरेंज कर लीजिए। तो अरेंज कर लीजिए, अब इसमें यहीं पर अरेंज कर लेते हैं, यहाँ अरेंज कर लेते हैं, कुछ अरेंज करने में बड़ा काम नहीं है। 3x प्लस 2y प्लस 5 है, लेफ्ट साइड की ओर ट्रांसपोज कर दिए तो माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। सेकेंड इक्वेशन 2x
-3y +7 है, ये हो गया -7 = 0। एनी प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब देख लीजिए कि ये इक्वेशन जो अरेंज किया हुआ नहीं था, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों एक्सप्रेस किया हुआ नहीं था, उसको अब एक्सप्रेस कर दिया। अब एक्सप्रेस करने के बाद लिख लीजिए नाउ, अब द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, LE लीनियर इक्वेशन। नाउ अब the given pair of linear equations are arranged in the form of a1x plus b1y plus c1 is equal to 0। इस फॉर्म में इसको अरेंज अब कर दिया है। दूसरे इक्वेशन को एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन इस फॉर्म में कर दिए, सेकंड इक्वेशन इस फॉर्म में कर दी। वेयर, जहां वेयर a1 इज इक्वल टू, a1 कितना है 3, b1 कितना है 2, c1 कितना है -5, c1 -5, b1 2, a1 3, a2 कितना है 2, b2 कितना है -3, c2 कितना है -7। लिख लिए। यहां से भी a1 a2 निकालिए, a1 a2, a1 कितना है 3, a2 कितना है 2। अब यहां से b1 b2 निकालिए, b1 b2, b1 कितना है शताब, b1 कितना है, फर्स्ट बेंच पर बैठकर सो रहे हो जी, 2 सोने आए हो, -3 सोओगे तो सब लोग कमजोर समझेगा जी। c1 कितना है -5, c2 कितना है -7। क्लियर, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो गया ये। अब देखिए a1 a2 3/2, ये b1 b2 ये हो गया 2/3। क्या ये दोनों बराबर हैं? 3/2 और 2/3 बराबर नहीं। पहले तो यहाँ देख लीजिए एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये प्लस, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, THUS a1 a2 is not equal to b1 b2। इस कंडीशन में हाउ मेनी सोल्यूशन, इस कंडीशन में कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन तो फिर भी सॉल्यूशन है ना, तो इसको कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, इसको कंसिस्टेंट कह देंगे। तो क्या लिखेगा, हेंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। एनी प्रॉब्लम, यही पूछा जा रहा था, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, कोई दिक्कत। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी इस तरह से टोटल 5 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है 5 में से एक आपको बता दिया गया, 5 में से एक आपको बता दिया गया। अब बचे 4 है, इसी तरह से बनाया गया है, इसी की तरह से क्वेश्चन बनेगा, आप बना लीजिएगा। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन 1 बनाया गया,
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। इसमें भी इसी के जैसा है, कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो आगे इसका सॉल्यूशन निकालना। इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो ग्राफिकली ग्राफ के हेल्प से सॉल्यूशन निकालिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 वो उसी के जैसा है, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 3 में जिस तरह से आपसे पूछा गया है कि बताओ ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो हमने जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में बता दिए कि कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में यहां तक बनाएंगे। अगर इनकंसिस्टेंट हो जाएगा तो यहां से छोड़ देंगे, आगे आगे नहीं बनाना। अगर कंसिस्टेंट होता है तो जैसे अभी ग्राफ बनाए थे पहले क्वेश्चन में, उस तरह से ग्राफ भी बनाना होगा। क्या करना होगा? ग्राफ बनाने के लिए सिखा दिया गया है, सिखाया गया है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे यहां तक बना लेंगे। बताना है आपको कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो आगे क्वेश्चन नंबर 1 की जैसा ग्राफ बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ग्राफ बनाया था ना कि किसी मैथ क्विज में बच्चे पार्टिसिपेंट किए, टोटल बच्चों की संख्या 10 है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, तो उसमें ग्राफ बनाने के लिए बताएं। तो उसी के जैसा इसमें ग्राफ बना लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। कब ग्राफ बनाएंगे? तो पहले इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बनाएंगे। अब बताएंगे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो आगे क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ग्राफ बनाएंगे। अगर कंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, तो यहीं तक क्वेश्चन बन के लिख दीजिएगा कि हेंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट हो गया मतलब उसका आंसर निकलेंगे ही नहीं, तो इसलिए उसका ग्राफ नहीं बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। एनी डाउट? क्लियर है? चलिए इसी तरह से आप पढ़ते रहिए। अगर इसी तरह से पढ़ते रहें तो फिर आप में आग लगाने के में आप कोई नहीं रोकेगा, आप आग लगा दीजिएगा। जब एग्जाम के दिन आप बैठेंगे, क्वेश्चन आपके हाथ आएगा तो आप कहोगे तो ये तो सब तो बन जाएगा, देखते ही बन जाएगा। अब कहोगे देखते ही सब बन जाएगा, सब आसान है। वही क्वेश्चन है जो अरमान सर ने पढ़ाया है। कुछ भी क्वेश्चन आपको नया नहीं मिलेगा। एकदम पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है। जो पढ़ा रहे हैं उसे रिवीजन करिए, और उसके बाद हर चैप्टर का टेस्ट हो रहा है, और टेस्ट की थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लीजिए। उसको भूलना नहीं है। जैसे एक वीक में 1 डे, संडे के दिन आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, तो उस संडे के दिन में आप अभी इस संडे मैथ का रिवीजन कर दीजिए, अगले संडे साइंस का रिवीजन कर लीजिए, इसके बाद वाले संडे सोशल साइंस का कर लीजिए, इंग्लिश का, हिंदी का, इस तरह से तो सारे सब्जेक्ट का रिवीजन सेट कर लीजिए। आने वाला संडे जो है माइंड में सेट कर लीजिए, अच्छा मुझे मैथ पढ़ा है, मैथ 1 से लेकर चैप्टर 5 पढ़ा है, उसका रिवीजन कर लेना। अच्छा अभी तो क्या पढ़ा है? साइंस पढ़ा, तो साइंस का रिवीजन कर लेना। इसी तरह से आप रिवीजन कर लीजिए संडे टू संडे। संडे के दिन आपका टेस्ट भी लिया जा रहा है, वहां से भी आपको रिवीजन हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या वर्ड प्रॉब्लम है, इसे देख लीजिए, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width, मतलब breadth is 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। एक गार्डन है जो रेक्टेंगुलर शेप में, किस शेप में? रेक्टेंगुलर शेप में। आप बोर्ड को देख लीजिए, रेक्टेंगुलर शेप में। आप जिस बेंच पर बैठे उस बेंच के टॉप को देख लीजिए, उसके डेस्क में है उसको देख लीजिए, उसका टॉप सरफेस देखिए, वो रेक्टेंगुलर। आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल का सरफेस को देखिए, वो रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर शेप में एक गार्डन है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, और उसके पेरीमीटर का आधा, हाफ पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ द लेंथ ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री के लेंथ। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड की लंबाई कितने मीटर है?
अगर बोर्ड की लंबाई 2 मीटर है तो लंबाई 2 और चौड़ाई अगर 1 मीटर है, चौड़ाई 1, तो 2 + 1 3, नीचे 2 + 1 3, टोटल इसकी पेरीमीटर 6 हो जाएगी। ठीक है, तो सभी बाउंड्री का सम, सभी बाउंड्री के लेंथ का सम पेरीमीटर होता है। तो हम लोग रेक्टेंगल का पेरीमीटर के बारे में जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L + B होता है, 2 × L + B होता है। तो अब देख लीजिए, एक फिगर्स के हेल्प से भी आपको बना दे रहे हैं। अब ये है आपका रेक्टेंगुलर गार्डन। क्या है? ये आपका रेक्टेंगुलर गार्डन है, ABCD रेक्टेंगुलर गार्डन, जिसका लेंथ नहीं मालूम है। तो मान लीजिए लेंथ x मीटर है, ब्रेथ नहीं मालूम, ब्रेथ को मान लीजिए y मीटर। ठीक है, इसकी पेरीमीटर का आधा, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। पेरीमीटर का मतलब 2 × L + B। पेरीमीटर का आधा है 36, तो पेरीमीटर कितना होगा अब देख लीजिए। चलिए चले, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में तो डाउट नहीं है, ऐसा नहीं ना क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन समझ में आ गया ना आलोक? वेरी गुड। चलिए, एकदम आपके अंदर हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप नहीं समझ रहे तो यू आर फ्री टू आस्क, आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। सर ये क्वेश्चन को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? चलें अल्तमस, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 3.1 का। ये 3.1 न्यू बुक में मिलेगा, जो 2024 to 25 जो न्यू एडिशन की जो बुक होगी, लेटेस्ट बुक जो होगी, उस लेटेस्ट बुक में ये एक्सरसाइज 3.1 में आएंगे। जो पहले की बुक होगी, पुरानी बुक होगी, ओल्ड बुक होगी, उस बुक में ये 3.2 में आएंगे। समझ रहे हैं? ओल्ड बुक में ये क्वेश्चन जो जिसका मैंने डिस्कशन किया है वो 3.2 में आ जाएगा। न्यू बुक में जिसका डिस्कशन अभी कर रहे हैं वो 3.1 में आएगा। क्लियर? आप नेट से भी, अगर आपके पास लेटेस्ट बुक नहीं है तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं नेट से भी। ऐसे आपको मैंने ग्रुप में PDF भेज रखा है। ठीक है, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरह से क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये एक गार्डन है जो रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसका ब्रेथ लेंथ के बारे में कह रहा है कि लेंथ ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। तो इसमें मान लीजिए लेट द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, लेट द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर गार्डन, सॉरी रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगुलर को हिंदी में बोल दीजिए आयताकार, आयताकार, आयत के आकार के, रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगल के जैसा है, आयतकार, तो आयताकार को रेक्टेंगुलर कहते हैं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, गार्डन बी x मीटर, माना कि रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ कितना है? x मीटर है। एंड द ब्रेथ या वाइट, इसकी ब्रेथ को, ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन बी y मीटर। लिख लीजिएगा, लेट द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन बी x मीटर एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन बी y मीटर। क्लियर? तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर कितना है नहीं मालूम है,
पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो इसका हाफ पेरीमीटर कितना होगा? हाफ पेरीमीटर बोल रहा था, इसका हाफ कर देंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि इस रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर, इस रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर 36 है। हाफ पेरीमीटर समझ रहे हैं ना? पेरीमीटर के आधा, इस रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर 36 है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी, हाफ पेरीमीटर का आधा कर दी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 36, मतलब कि लेंथ और ब्रेथ का सम 36। लेंथ को हमने x से रखा, ब्रेथ को हमने y रखा 36। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, कोई दिक्कत? अब सेकंड में क्या कह रहा? अगेन, फिर से अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है? अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर क्या कह रहा है कि लेंथ ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा, ये जो लेंथ है ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। तो लेंथ को मैंने x माना है, ब्रेथ को मैंने y माना है, y प्लस 4। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में इसका ग्राफ बनाए, उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी ग्राफ बना लेंगे, है ना? ग्राफ बनाए ना क्वेश्चन नंबर 1 में, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, तो ग्राफ बनाने आ ही गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में भी देख लीजिए, समझा दे रहे हैं, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, write another linear equation such that geometrical representation of the pair so formed is intersecting। एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको एरेज कर दें, चलिए कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया है। कल इसे आप नोट्स बना लीजिएगा और थोड़ा रिवीजन भी घर पे करते रहा करो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को यूं समझ लो, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसका पेयर बनाने के लिए, ये इक्वेशन पेयर बनाने के लिए एक और इक्वेशन अपने मन से दो जिसके लिए ग्राफ इंटरसेक्टिंग हो। तो अपने मन से एक और कोई इक्वेशन दे दो जिसके लिए ग्राफ इंटरसेक्टिंग हो। तो एक अपने मन से इक्वेशन दीजिए जिसके लिए ग्राफ इंटरसेक्टिंग हो। तो याद रखिए, जब 2x प्लस 3y है ना, तो कुछ मत कीजिए, यहाँ 3x कर दीजिए और यहाँ 2y कर दीजिए और यहाँ कुछ लिख दीजिए, कुछ भी -7 प्लस कुछ भी लिख दीजिए। अब देख लीजिए, ये हम अपने मन से ये इक्वेशन दिया है, जरूरी नहीं कि आपका आंसर बुक के आंसर से मैच कर जाएगा, क्योंकि एक और पेयर बनाना है, एक और इक्वेशन बनाना है जिसके इक्वेशन बनने के बाद ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा। तो ऐसे कई इक्वेशन बन सकते हैं, ऐसे कई इक्वेशन बन सकते हैं जिसमें दोनों का पेयर को देखेंगे तो इनफाइनाइट यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ होगा। तो यहाँ पर 3 की जगह पर हम 5 भी लिख सकते थे, मतलब इनफाइनाइट, मतलब ये आपको कह दीजिए कि डाइवर्जेंट थिंकिंग है, इसका डाइवर्जेंट आंसर हो सकता है, ठीक है? तो ये 2 है 3 है। तो अब देख लीजिए a1 a2 जब निकालेंगे तो 2/3 इसका होगा 3/2। क्या 2/3 3/2 के बराबर है? नहीं बराबर है। जब नहीं बराबर तो इसके ग्राफ कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग। इक्वेशन दिया हुआ सिर्फ एक, अपने मन से इसका पेयर बनाना है दूसरे इक्वेशन का, ऐसा बनाना है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ हो। तो ये पेयर दे दीजिए, पहला का आंसर ये हो गया फर्स्ट का, ठीक है? सेकंड में कह रहा है कि पैरेलल लाइन होने के लिए, क्या होने के लिए? पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन होने के लिए क्या कंडीशन है? a1 a2 बराबर होगा, a1 a2 b1 b2 के बराबर होगा, लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं होगा। तो 2 है ना, तो इसको मान लीजिए किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 2 6, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 3 है
नहीं। अब यहाँ पर कुछ हट के लिख दी, फिर से मल्टीप्लाई करके नहीं, कुछ हट के 10 लिख दी। ऐसा करना है कि इसका और इसका रेशियो बराबर होगा। आप देखिए 2/6 और 3/9, 2/6 काटेंगे तो 1/3 और 3/9 काटेंगे तो 1/3। ये दोनों रेशियो बराबर हो गए ना, तो कह देंगे कि A1 A2 का रेशियो बराबर हो गया B1 B2 के है? लेकिन C1 C2 को देखिए 8/10 क्या बराबर है? नहीं। तो तीसरा वाला C1 C2 बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या कहते हैं? नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन के लिए ये अपने मन से इक्वेशन दे दीजिए। फिर से मैं कह रहा हूं, जरूरी नहीं कि आपका ये आंसर बुक के आंसर से मैच करे, आप भी अलग दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन मैच करना चाहिए। कंडीशन पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या है? पैरेलल लाइन का जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगा ना, फॉलो करेगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कॉन्सिडेंट हो। कॉन्सिडेंट हो मतलब A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों बराबर। तो तीनों बराबर होने के लिए किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। मान लीजिए 2 4x 3 दूनी 6 6y 8 दूनी 16। अब देखिए A1/A2 कितना हुआ? 2/4। B1/B2 कितना हुआ? 3/6। C1/C2 कितना हुआ? 8/16। तो काटेंगे तो 1/2 1/2 है ना, 1/2 8 दूनी 16 तो भी 1/2 बराबर आ गया। जब A1 A2 इक्वल है B1 B2 के, इक्वल है C1 C2 के, तो इस कंडीशन में क्या कहेंगे? कॉन्सिडेंट। तो तीसरा का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सिडेंट करने के लिए देख लीजिए, अब ये दोनों इक्वेशन लेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ बनेगा। अगर ये दोनों इक्वेशन लेंगे तो पैरेलल लाइन ग्राफ बनेगा। ये दोनों लेंगे तो कोइंसिडेंट लाइन ग्राफ बनेगा। क्लियर? ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर है तो बोलिए, कोई दिक्कत है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? तब तक बोर्ड अरेंज करते रहे। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x minus y plus 1, x minus y plus 1 is equal to 0। एक क्वेश्चन नंबर 7 है जी। 3x plus 2y minus 12 is equal to 0। ये दो इक्वेशन है, इसका ग्राफ बनाने बोल रहा है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ग्राफ बनाने के लिए दिया गया है उस तरह से ग्राफ बना लीजिएगा। कोई दिक्कत आपको बच्चों? मिस्टर ताबिश खान, क्लियर? ग्राफ बना लीजिएगा। ग्राफ बनाने के बाद कहा जा रहा है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। ओहो, मान लीजिए इसका ग्राफ अब बनाया, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, ये मेरा ओरिजिन है। क्या है? ओरिजिन। ठीक है, इसका ग्राफ बनाइएगा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। जब इसका ग्राफ बनाएंगे, सपोज मान लीजिए इसका ग्राफ ऐसे बना, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए बना, और इसका ग्राफ सपोज ऐसे बना। ये दो ग्राफ बना, एक ग्राफ ये वाला बन गया और दूसरा ग्राफ ये वाला बन गया। क्लियर? अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ग्राफ बनाया वैसे बनाएंगे, ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है, सब दोनों एक ही मेथड से बनेगा ग्राफ। ठीक है, ग्राफ बना लीजिएगा। जब आप ग्राफ बना लिया तो अब देख लीजिए कि ये लाइन, फर्स्ट लाइन का ग्राफ, ये जो ब्लैक है, सेकंड लाइन का ग्राफ ये, और थर्ड में बोल रहा है एक्स एक्सिस, ये तीनों मिलकर के देखो ट्रायंगल बना रहा है, बन रहा है, बन गया ना? तो पूछ रहे ये तीनों वर्टेक्स को लिखना है। इसका वर्टेक्स ए नाम दे दो, यहां पर जिस पॉइंट पर कटा होगा उस पॉइंट का नाम दे दो बी, जिस पॉइंट पर कटा होगा इसका नाम दे दो सी। वही चीज कह रहा है कि आप ग्राफ बना लीजिए
आप जो ग्राफ बनाओगे तो वो एक लाइन ये एक लाइन ये, चाहे जिस तरह से ग्राफ बना, 2 लाइन तो वहां से काटेगी और तीसरी लाइन ले लीजिएगा वो आप एक्स एक्सिस को। तो अब ये 3 लाइन से मिलकर जो ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ का मिलकर के जो फिगर बनेगा, ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को लिखना है। कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। और ट्राइंगुलर रीजन जो बनेगा ना उसको शेड कर दीजिए। आप पेंसिल, अगर बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं तो आपसे ये भी कह सकता है कि इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए। तो यहां से यहां तक की लंबाई देख लीजिए काउंट करके, 1 2 जितने भी आएगा वहां पे, और यहां से नीचे काउंट करके देख लीजिएगा। तो ये यहां से यहां तक की लेंथ को हम कह देंगे बेस, और यहां से यहां तक की कर देंगे उसको हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे ना, एरिया निकल जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में एरिया नहीं निकालने के लिए बोल रहा है, लेकिन अगर बोर्ड में क्वेश्चन पूछ देता कि एरिया भी निकालिए तो आप एरिया निकाल लीजिएगा। यहां से यहां तक की लेंथ को हम लोग क्या कह देंगे, बेस। यहां से यहां तक सीधे आ जाएंगे, इसको कह देंगे हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकाल लीजिए। यहाँ उसकी तरह नहीं बोल रहा है कि आप एरिया निकालिए, यहाँ बोला जा रहा है कि एक्स एक्सिस और फर्स्ट इक्वेशन के सेकंड इक्वेशन ग्राफ, ये तीनों मिलकर के एक ट्राइंगुलर रीजन बना रहे हैं। उस ट्राइंगुलर रीजन के तीनों वर्टेक्स को लिखिए, पहला काम। दूसरा काम कि ट्राइंगुलर रीजन को शेड कीजिए, मतलब कि छायांकित भाग कर दीजिए। उसको पेंसिल अगर है तो पेंसिल से उसको कलर कर दीजिए, शेड कर दीजिए। क्लियर? अभी तो पूछा एक्स एक्सिस के साथ, तो ये भी क्वेश्चन दे सकता है। क्या दे सकता है? ये क्वेश्चन कह सकता है कि वाई एक्सिस के साथ जो बन रहा है, ये दो इक्वेशन अगर वाई एक्सिस के साथ बन रहा है तो उसको शेड कीजिए। देखिए ऐसा भी बन सकता है। फर्स्ट इक्वेशन के ग्राफ ये है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ग्राफ सेकंड इक्वेशन ग्राफ ये है, ठीक है। तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। तो बोल रहा है फर्स्ट इक्वेशन के ग्राफ, सेकंड इक्वेशन ग्राफ और वाई एक्सिस। अभी मैंने एक्स एक्सिस की बात की थी, वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं। तो 1 2 3, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, वाई एक्सिस। इससे जो ट्राइंगल बना है, इस ट्राइंगल को शेड कीजिए, इसका एरिया निकालिए, इसके वर्टेक्स को लिखिए। कर लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे चेंज करके भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्सरसाइज 3.1 इसी के साथ खत्म होता है। कल एक्सरसाइज 3.2 का डिस्कशन करेंगे। आज आप लोग का काम है कि एक्सरसाइज 3.1 को पूरी तरह से बना लीजिएगा। कल भर और क्लास चलेगा, उसके बाद दिवाली की छुट्टी होगी, इसलिए कल भी क्लास चलेगा, कल भी आप आ जाइएगा। थैंक यू, आज के लिए थैंक यू।